इस वीडियो में जेईई एडवांस्ड में पूछे गए एक प्रॉब्लम को तो सोल्व करेंगे ही, साथ ही साथ एक घटना का भी जिक्र करेंगे। एक रोज़ मेरे जान पहचान के एक आदमी अपने बेटे को लेके हमारे पास पहुंच गए और बोले कि देखिए ज़रा चेक करके इसको कि इसके साथ क्या परेशानी है। कहता है कि आईआईटी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। उससे हम पूछे कि 11 क्लास और 12 क्लास का मैथ का प्रॉब्लम समझ में आता है। वह बोला कि हाँ 11 और 12 का प्रॉब्लम तो समझ में आ जाता है, लेकिन आईआईटी का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। हम बोले कि आईआईटी में भी तो 11-12 का ही प्रॉब्लम रहता है। 11 के 2 प्रॉब्लम को या 11 के 4 प्रॉब्लम को या 12 के 4 प्रॉब्लम को या 2 प्रॉब्लम 11 का 2 प्रॉब्लम 12 का, टोटल 4 प्रॉब्लम को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो वही होता है आईआईटी का प्रॉब्लम। यानी आईआईटी के एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने का अर्थ है कि 11-12 क्लास का 4 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम सीख गया है स्टूडेंट, फिर तुमको क्यों दिक्कत होता है। वो बोला कि नहीं आईआईटी का प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आता है। हम बोले कि ठीक है हम चेक करके देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ी है। उससे पूछे कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो। वह बोला कि नहीं पढ़े हैं। तो हम बोले कि ठीक है हम थोड़ा पढ़ाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ बतलाते हैं और देख लेते हैं चेक करके कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है कि समझ में नहीं आता है। उसको हम पढ़ाना शुरू किए। हम बोले कि a + x का होल स्क्वायर a² + 2ax + x² होता है, यह जानते हो। वो बोला हाँ यह जानते हैं। हम बोले कि a + x का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन है, इसमें यह हुआ पहला टर्म t1, यह हुआ दूसरा टर्म t2, यह हुआ तीसरा टर्म t3। a + x का होल क्यूब इतना के बराबर होता है, यह जानते हो। वह बोला कि हाँ यह भी जानते हैं। हम बोले इसमें भी यह a³ हुआ पहला टर्म t1, यह हुआ दूसरा टर्म t2, यह हुआ तीसरा टर्म t3, यह हुआ चौथा टर्म t4। उसके बाद उससे हम पूछे कि a + x का पावर 4 कितना होता है। वह कहा इसका फार्मूला नहीं जानते हैं, इसका फार्मूला होता ही नहीं है, गुना करना पड़ेगा। हम बोले a + x टू द पावर 5। वो बोला इसका भी फार्मूला नहीं होता है, इसको भी गुना करना पड़ेगा। हम बोले इस सब के लिए चाहे पावर 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उसके लिए जो फार्मूला है वही फार्मूला कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। और यह फार्मूला है कि a + x टू द पावर n = nc0 a टू द पावर n - 0 x टू द पावर 0, nc1 a टू द पावर n - 1 x टू द पावर 1, nc2 a टू द पावर n - 2 x टू द पावर 2 प्लस इसी तरीके से लिखते जाते हैं। लास्ट में ncn a टू द पावर n - n x टू द पावर n लिखते हैं। यह कैसे लिखा जा रहा है इस पर ध्यान दो। यह nc0, nc1, nc2, ncn सब में ऊपर में n लिखा जा रहा है n, लेकिन नीचे में क्या किया जा रहा है, नीचे में 0 से शुरू किया जा रहा है। 0 फिर 1 फिर 2 फिर सबसे लास्ट में जाके n लिखते हैं। यानी जो ऊपर में है वही चीज नीचे में। और इस a + x टू द पावर n में यह है a पहला टर्म, a पर पावर यह ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और x पर पावर यह नीचे वाला, फिर प्लस साइन देते हैं। अब nc0 लिखे थे, 0 का अगला नंबर 1 तो nc1 लिखेंगे, और a पर पावर यह ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लिखेंगे, x टू द पावर यह नीचे वाला लिखेंगे, फिर 1 का अगला नंबर 2 तो लिखेंगे nc2 a टू द पावर n - 2 x टू द पावर यह नीचे वाला 2 प्लस, फिर इसके आगे लिखेंगे nc3 और a टू द पावर n - 3 x टू द पावर 3। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे में जब n आ जाएगा तो लिखने के बाद
रुक जाएंगे। यही कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। और यह पहला टर्म है इसका, यह दूसरा टर्म है इसका, यह तीसरा टर्म है इसका। इसी तरीके से यह अंतिम टर्म n+1th टर्म है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का r+1th टर्म लिखने का यह फार्मूला हुआ NCR a⁻n-r x⁻r। नीचे में कुछ लिखेंगे NC, जैसे है ना 0 1 2, तो नीचे में कोई नंबर आएगा, और a⁻, यह ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, x⁻ नीचे वाला। इसमें जब r के जगह पर 0 रखेंगे तो यह पहला टर्म मिलेगा। जब इसमें r के जगह पर 1 रखेंगे, 1 इस सब जगह पर, ठीक है, तो यह दूसरा टर्म मिल जाएगा। इसी तरीके से टर्म मिलता चलेगा। यह है r+1th टर्म लिखने का फॉर्मूला। वह स्टूडेंट बोला कि इसमें यह NC0, NC1, NC2 यह सब क्या है, यह हम नहीं समझते हैं। हम बोले कि अभी हम तुमको बतलाए कहाँ हैं, जब बतलाएंगे तब ना समझोगे। अभी तो सिर्फ यह बतलाए हैं कि ऐसे लिखना है। यह है क्या, यह बात तो अभी बतलाए नहीं है। वह बोला कि जब यह समझेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा। हम बोले कि तुम कालिदास है क्या कि किताब छू देगा तो बिना पढ़े हुए ही कालिदास को सब कुछ आ जाता था, तो तुमको कोई बताना शुरू करे और कुछ लिखे, लेकिन उसके बारे में बताए ही नहीं, उसके बताने से पहले ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए। वह बोला कि तो पहले आप इसी के बारे में बतला देते। हम बोले उसको कि तुमसे हमको सीखना पड़ेगा कि पहले किसके बारे में बतलाना है और कब बतलाना है, या तुमको जैसे हम कहेंगे सीखने के लिए तुमको वैसे चलना पड़ेगा तब सीखोगे। तो वह चुप हो गया। उसको हम बोले कि क्या वीडियो देखने में NC0, NC1, NC2 नहीं समझ में आता था तो वीडियो बंद करके भाग जाते थे क्या? वह बोला कि हाँ, वीडियो बंद करके भाग जाते थे। हम बोले कि यही तो तुम्हारा परेशानी है, यहीं पर तो तुम्हारा कमी है, इसीलिए तुमको वीडियो समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। और यही गलती अधिकतर स्टूडेंट करता है। जब अभी इसके बारे में हम बतलाए ही नहीं तो वह समझ कैसे जाएगा? जब टाइम आएगा बताने का, उपयुक्त समय, जब जरूरत पड़ेगा तब उसका अर्थ बतलाएंगे, तब समझ में आएगा। पहले ही भागना है, भाग जाओ, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। कहीं भी भाग के चले जाओ, समझ में नहीं आएगा। और यदि समझना है, पूरा वीडियो बिना भागे हुए एक बार देखो। हम अभी भी IIT का क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के दौरान हमको आज तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमको दोबारा पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है, 4 बार पढ़ना पड़ता है किसी क्वेश्चन को, तब जाके समझ में आता है कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है और क्या हमको पूछ रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। और तुम यह उम्मीद करते हो कि सॉल्यूशन में कोई भी बात बताने से पहले ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए। आखिर दिमाग उमाग है या नहीं है जी? कोई भी बात बताने से पहले कैसे समझ में आ जाएगा? जब कई वीडियो में हम यह हिंट दे चुके हैं कि वीडियो पूरा देखना है, और ज़रूरत पड़े तो दूसरे बार भी देखना है, तीसरे बार भी देखना है, लेकिन एक बार तो कम से कम पूरा देखना ही है। कैसे तुम उम्मीद करते हो कि बिना एक बार पूरा कंप्लीट देखे हुए समझ में आ जाएगा? यही तो एक स्टूडेंट को कमज़ोर बना देता है, दूसरे स्टूडेंट को तेज बना देता है। तेज स्टूडेंट को नहीं भी समझ में आता है तो सोचता है कि पहले एक बार पूरा देख ले, तब पता चलेगा कि टीचर के पढ़ाने का क्या तरीका है, समझाने का क्या तरीका है, फ़ायदा हमको मिलेगा या नहीं। वह एक वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेता है, चाहे टीचर ठीक हो चाहे खराब, और पूरा वीडियो देखने के बाद वह डिसाइड करता है कि इस टीचर का वीडियो देखना है या नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट कमज़ोर होता है वो कोई वीडियो खोलता है और कहीं पर समझ में नहीं आया छोड़ के भाग जाता है। छोड़ के भागना उसका आदत होता है।
जबकि तेज स्टूडेंट सबके वीडियो को कम से कम एक बार एक वीडियो को जरूर देखता है और तय कर लेता है कि किस टीचर का वीडियो देखना है और किस टीचर का वीडियो आज के बाद छूना ही नहीं है। यही अंतर है तेज स्टूडेंट और कमज़ोर स्टूडेंट में। अपना दिमाग लगाना बंद करो, जब ज़रूरत आएगा हम बतलाएंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, तब समझ में आएगा। वह शांत रहा। उसके बाद बोले कि जितना बात हम बतलाए इस NC0, NC1, NC2 इसको छोड़ के बाकी सब बात समझ में आया या नहीं। वह बोला कि बाकी सब बात समझ में आ गया। हम बोले ठीक है, तो अब हम इसके आगे कुछ बतला रहे हैं। यह फार्मूला तो उस स्टूडेंट को हम बतला चुके थे कि ऊपर में जो पावर है वह लिखना है C, नीचे में R लिख देना और इस A पर पहला टर्म पर पावर n-r, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और दूसरा टर्म पर पावर या नीचे वाला। उसके बाद हम बोले कि इस फार्मूले का यूज करके इसका TR+1 हम कैसे लिखेंगे। TR+1 दिखाए उसको हम कि कैसे लिखेंगे। लिखेंगे 4, पावर में है 4, यहाँ पर पावर में था n तो लिखे थे NCR, यहाँ पावर में है 4 तो लिखेंगे 4CR। पहला टर्म है AX², इस पर पावर दे देंगे 4 - R। दूसरा टर्म है 70/27BX, इस पर पावर दे देंगे यह नीचे वाला R। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4CR A⁴ -R गुने 70/27B, 70/27B टू द पावर R गुने x² पर पावर 4 - R, यह हो जाएगा x टू द पावर 8 - 2R, और यहाँ बट्टा के नीचे है x, इस x पर पावर R ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -R हो जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं 4CR A⁴ 4 - R 70/27B टू द पावर R, और x टू द पावर 8 - 2R और x टू द पावर -R एक साथ मिला देंगे तो 8 - 3R हो जाएगा। यहाँ पर यदि हमको कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x5 निकालने के लिए, इसका मतलब है कि x पर पावर 5 आना चाहिए। x पर पावर 5 कब आएगा, जब 8 - 3R हो 5 के बराबर। तो 8 - 3R इज इक्वल टू 5 लिखने पर हमको मिलेगा R इज इक्वल टू 1, और जब R के जगह पर 1 रख देंगे 1 तो हमको मिलेगा T2 इज इक्वल टू 4C1 A⁴ 4 - 1 यानी 3, 70/27B टू द पावर 1 मतलब इतना ही हो जाएगा, और x टू द पावर 5 मिलेगा। तो हमको T2 मिला इतना, T2 मिला इतना, यानी सेकेंड टर्म में x5 आ रहा है और x5 के बगल में क्या है, इतना है। अब इसका वैल्यू यही कहलाएगा कोफिशिएंट, यही कहलाएगा कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट इतना, 4C1 A³ 70/27B। अब इसमें इस 4C का वैल्यू क्या होगा, 4C का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा।
एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, जिसमें यह फैक्टोरियल एन क्या है, फैक्टोरियल एन का अर्थ होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस तरीके से एन तक। तो 4C1 इस फॉर्मूले का यूज करके लिखेंगे हम, तो 4C1 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल एन का अर्थ होता है 1 से n तक लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और नीचे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3 और फैक्टोरियल 1 सिर्फ 1 रहेगा। यह 3 और 2 कट जाएगा, ऊपर में बचा 4, तो कहने का मतलब है 4C1 का वैल्यू 4 आ गया, यानी यह किसके बराबर हो गया, यह हो गया 4AQ 70/27B 70/27B x5 के बराबर, x5 के बराबर। तो x5 का कोफिशिएंट कितना होगा, 4AQ गुने 70, यह हो जाएगा, इसको हम यहाँ मिटा करके नीचे लिख देंगे, यही कहलाएगा x5 का कोफिशिएंट। उसके बाद हम बोले उसको कि यह चीज़ समझ में आ गया, वह बोला यह तो समझ में आ गया। हम बोले कि यदि समझ में आ गया तो इसका TR+1 लिख सकते हो। वह बोला कि सर इसमें तो बीच में प्लस साइन था, इसमें तो बीच में माइनस साइन है, तो इसका TR+1 लिखने का तरीका तो बतलाए नहीं है। हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम समझा देते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, AX प्लस -1/BX² टू द पावर 7। इसको समझेंगे A और इस पूरे को समझेंगे x के जगह पर। यह पूरा AX A के जगह पर, बीच में प्लस साइन, और इस x के जगह पर इस पूरे को। अब लिख सकते हो TR+1, बोला कि हाँ अब तो लिख लेंगे। हम बोले लिखो जरा इसका TR+1, तो वह लिखना शुरू किया, इस तरीके से लिखा, TR+1 इज इक्वल टू 7CR AX टू द पावर 7 माइनस R -1/BX² टू द पावर R। हम बोले ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लिखे हो, लेकिन अब करना क्या है कि x पर जो पावर है, यहाँ भी x पर पावर है, यहाँ भी x पर पावर है, सब x को एक साथ लास्ट में लिखना है। वह कैसे लिखोगे, जरा लिखो। तो वह लिखा, आगे कोशिश किया, 7CR A टू द पावर 7 माइनस R -1/B टू द पावर R, और यहाँ x पर पावर 7 माइनस R, और यहाँ x² पर पावर R, तो x पर पावर 2R हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -2R इसके साथ जुट करके x पर पावर 7 -3R हो जाएगा। हम बोले कि इसमें x पर पावर -5 का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो बोला कि 7 -3R को -5 के बराबर लिखेंगे। हम बोले लिखो, तो वह लिखा, 7 -3R इज इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाई 12 इज इक्वल टू 3R। दिस इम्प्लाई R इज इक्वल टू 4। हम कहे R के जगह पर 4 इसमें लिख दो, इसमें तो क्या होगा, तुम वह लिखा, T5 इज इक्वल टू 7C4 A टू द पावर 7 -4 यानी 3, और -1/B टू द पावर 4।
और x टू द पावर -5 हो जाएगा। जब r के जगह पर 4 रखेंगे तो -5, यानी T5 मिला इतना, या r नहीं, या 4 है, r नहीं बल्कि 4 है, 4। अब -1 पर पावर 4, तब तो यह +1 ही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा इतना के बराबर 7c4 a³ गुने 1/b4 x टू द पावर -5। हम बोले उसको कि इस 7c4 का वैल्यू इस फार्मूले का यूज करके जरा निकालो। तो वह लिखना शुरू किया, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल 4 और a³ गुने 1/b4, इसको तो a³ बाई b4 लिखा जा सकता है, गुने x टू द पावर -5, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। इसका यूज करके लिखेंगे तो हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 बट्टे फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3, और फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और a³ बाई b4 x टू द पावर -5। यह 2 गुने 3 गुने 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यहाँ तक कट गया। अब यह है 3 दूनी 6 और यह 6 कट गया, तो बचा 7 × 35 a³ बट्टे b4 x टू द पावर -5। हम बोले कि अब यदि पूछा जाए कि इसमें x टू द पावर -5 का कोफिशिएंट क्या होगा तो क्या लिखोगे, तो वह बोला कि कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 इतना लिख देंगे 35 a³ बट्टे b4। हम बोले कि बिल्कुल ठीक, कोफिशिएंट इतना हो जाएगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद उस स्टूडेंट को हम बोले कि यदि तुमको यह कहा जाए कि इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट जो है वह इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर -5 के कोफिशिएंट जो है यह दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसके आधार पर तुम क्या लिखोगे। तो बोला कि इसके आधार पर हम यह लिख देंगे कि 4a³ गुने 70/27b इज इक्वल टू 35 a³ बट्टे b4 लिखेंगे, क्योंकि x5 का कोफिशिएंट x-5 के कोफिशिएंट के बराबर है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। हम कहे कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लिखे हो। अब यदि तुमको कहा जाए कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों तरफ से जो कट रहा है उसको काट दो और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। तो बोला कि हाँ यह तो कर सकते हैं। हम कहे करो। पहले वह दोनों तरफ से a³ को काट दिया, फिर b का एक पावर भी कट रहा है तो b के एक पावर को भी वह काटा, ठीक है। इसके बाद वह लिखा 35 से यह 70 भी कट रहा है, 2 बार में इसको भी काट दिया, ठीक है। 4 दूनी 8 बट्टे 27 इज इक्वल टू 1/b³ बचा, b का एक पावर कट गया है b³। हम बोले कि इससे b का वैल्यू निकल सकता है,
बोला कि निकल सकता है, हम बोले निकालो, तो वैसे लिखा b³ इज इक्वल टू 27/8। दिस इम्प्लाई b³ इज इक्वल टू 3/2 क्यूब। दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू 3/2। हम बोले यहाँ तक तो तुम ठीक किए हो कैलकुलेशन कि b इज इक्वल टू 3/2, लेकिन इससे 2b का वैल्यू निकाल सकते हो। वह बोला कि निकल जाएगा। हम बोले निकालो 2b का वैल्यू कितना होगा। 2 को वह इधर ले गया, 2b इधर बचा 3 लिख दिया। हम बोले कि तुम आईआईटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वह बोला कि क्या सर आप भी झूठ बोल रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ाने के लिए। इसका कोफिशिएंट निकाल दिए और इसको इसके बराबर लिख के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसके आधार पर आईआईटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हम बोले बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। वह बोला कि नहीं सर आप तो वैसे ही बोल रहे हैं, हमको विश्वास नहीं होता है कि आईआईटी का प्रॉब्लम हमसे सॉल्व होगा। हम बोले ठीक है, तो हम क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखते हैं, क्वेश्चन को जरा पढ़ो और देखो कि तुम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तुम लोग भी जरा इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं और देखो कि आईआईटी का प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व कर सकते हो या नहीं।